चलो, चैप्टर 8 में एक पोएम है जिसका नाम क्या है, फॉर एनी ग्रेवरी। अब एनी ग्रेवरी कौन है? एक लड़की है, ठीक है, जो खुद दिस पोएम, बेटा सुनना ध्यान से। एनी ग्रेवरी की ये पोएम है, वो बताती है क्या, ध्यान से सुनना। दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग। तो कवित्री इसकी जो भी है वो बताती है, कोई एनी ग्रोवरी नाम की लड़की है, वो बात कर रही है किसी एक आदमी से। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, और वो किस बात पर बहस कर रहे हैं। आर्ग्यू मतलब बहस करना। तो इसको ध्यान से सुनना। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू despair by those great honey colored ramparts at your ear। चार चार लाइन समझनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि कभी भी कोई यंग आदमी थ्रोन इनटू डेस्पेयर, निराशा में ना जाए, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रामपार्ट्स एट योर ईयर। एक्चुअल में रामपार्ट्स क्या होता है? वैसे रामपार्ट्स होते हैं बहुत बड़े किले की दीवार है, जो किले को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई जाती है। किले के चारों तरफ एक बड़ी दीवार होती है, फिर एक नहर सी खुदी होती है बीच में पानी भरने के लिए, उसके बीच में होता है किला, आपने देखा हो तो। अब यहाँ लड़कियों में रामपार्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये कह रहा है, वो जो जुल्फे लटकी रहती है ऐसे करके, यहाँ कान ढक रहे हैं, उनको वो रामपार्ट्स की तुलना कर रहा है। वो कह रहा है, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रामपार्ट्स एट योर। तो कभी कोई आदमी निराशा में ना जाए तुम्हारे उन रामपार्ट्स को देखकर, यानी जो लटें यहाँ निकली हुई है उसे देखकर वो दुखी ना हो जाए। अब कह रहा लटें देख के दुखी क्यों हो रहा है? लव यू फॉर योर सेल्फ अलॉन नॉट योर येलो। बेटा शांति से बैठा, तुमसे बोलने की नहीं कहा। मैंने देखा तुम्हारा मुंह चला, वही तुम टूटे। लव यू योर सेल्फ अलॉन एंड योर येलो नॉट योर येलो। अब क्या, एक आदमी एक औरत को सलाह दे रहा है कि सुनो, इतनी इतराओ मत, और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। वो ये कहना चाहता है कि कोई अगर लड़का या कोई भी व्यक्ति तुमसे अगर प्यार कर रहा है तो वो तुम्हारे इन सुनहरे बालों को देख के ना करे, जो गोल्डन बाल लटके हुए हैं यहाँ तुम्हारे, जैसे मानते लड़के की खूबसूरती हो, लटे निकाल लेंगे, भले वो बार बार जो करने पड़े लेकिन निकालेंगे जरूर। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, जैसे मैं ही बड़े बाल लग रहा हूँ तो ऐसे भले ही करने पड़े पर बाल बड़े हैं, ऐसा होता है कि नहीं? तो वो यही कह रहा है कि लड़कियों की वो लटक रहे यहाँ से बाल लटे जो है, उनको देख के कोई लड़का मोहित ना हो जाए। तो क्या करो, उन आपको अगर प्यार करना है तो उसके बालों से मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है बाल बहुत सुंदर यहाँ से लटक रहे हैं और वो बहुत सुंदर लग रही है, कल कुंडी हो गई फिर तुम्हारा प्यार खत्म हो जाएगा। तो वो कह रहा है क्या, उसके येलो बालों से प्यार मत करो। लव यू फ्रॉम योर सेल्फ अलॉन। और वो कह रहा है कि अगर उसे प्यार करना है तो वो तुमसे करे। अगर बॉडी पार्ट्स से कर रहे हो तो वो बॉडी पार्ट्स कभी भी डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। तो आपसे जो अंदर से आप हो, जो आपकी छवि है, आपकी सोच है, आपसे प्यार करता है तो ठीक है। अब ये लड़की कह रही है, बट आई, ये एक आदमी ने कहा है उससे बात, ठीक है। अब ये लड़की फिर से बोलती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। वो कहती है कि मैं अपने एक काम करूंगी, अगर ये बालों से ही हो रहा है तो मैं उल्टे सीधे बाल कर दूंगी, मैं कलर कर लूंगी बालों को। सेट सच कलर देयर, कुछ ऐसे कलर कर लूंगी जैसे ब्राउन, ब्लैक, कैरट, या तुम कह रहे हो ना कि येलो हेयर, पीले बाल है गोल्डन जैसे, इसलिए वो इसको पैदा हो रहा है, तो मैं बाल ही कलर कर लूंगी, बदल दूंगी, फिर तो बालों का पैदा नहीं होगा। ऐसे ब्राउन कर लूंगी, ब्लैक कर लूंगी, कैरेट मतलब गाजर जैसे कलर कर लूंगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलॉन। और लड़की कह रही है कि नहीं, मुझे कोई भी प्यार करेगा तो मेरे बाल देख के नहीं, वो मुझे देख के प्यार करेगा। मैं बालों को ऐसा उल्टा सीधा कर लूंगी कि बालों को देख के प्यार होगा ही नहीं। वो अगर प्यार करे तो मुझसे करे, नॉट माई येलो हेयर। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। अब वो आदमी कहता है कि मैंने एक
बूढ़े और धार्मिक इंसान को कहते हुए सुना था, यस्टर नाइट यानी कल रात की बात है, उसने डिक्लेयर करा, घोषणा करी यानी बताया, ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो कहता है कि मैंने पढ़ा है धार्मिक किताबों में, केवल भगवान ही है जो तुम्हें तुम जैसे हो उससे प्यार कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। बाकी सब तुम्हारी आउटर अपीयरेंस ही देखेंगे, बाहर से कैसे लगते हो वही देखेंगे, बाकी तुम अंदर से कैसे हो इस चीज को केवल भगवान ही देखेंगे, वही प्यार कर सकता है। बाकी सभी तुम्हें बाहर से देख के ही प्यार करेंगे। पोएम की छोटी सी पोएम है, किसने लिखी? विलियम बटलर। पूरे को कुल मिला के अगर इसका बताया जाए, इसमें बात छोटी बोल रही है लेकिन उसने ये समझाना चाहा कि अगर आपसे कोई भी प्यार करता है तो आपके बाहरी अपीयरेंस को देख के बात न करे। बाल, उसने केवल बालों की बात करी है, जबकि बात बालों की नहीं है। आपके पहनावे से, आपके बाहर से कैसे दिख रहे हो उससे, केवल इन चीजों से प्यार है तो ये चीज कभी भी बदल सकती है। होता है कि नहीं? शारीरिक स्ट्रक्चर ही बदल सकता है। कोई दुबला पतला है, कल खिला पिला के जिम विम करा दी जाए वही स्मार्ट लगेगा। आज जो स्मार्ट है कल कोई बीमारी बन जाए तो वो ढल सकता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी एक की बात नहीं कर सकते ना। तो आउटर अपीयरेंस क्या है, ढल सकता है, और एक उम्र के बाद ढल ही जाना है। जब तक जवानी है ठीक है, उसके बाद स्किन आपकी डल होनी ही होनी है। तो अगर आपको किसी के साथ लंबे समय तक रहना है, आप किसी से दोस्ती कर रहे हो या जो भी कुछ शादी कर रहे हो या कुछ भी है, तो क्या है एक समय बाद बॉडी डाउन हो जाएगी। अगर आपके उसके नेचर से प्यार है, आपको उसको नेचर से क्लोज आ रहे हैं, वो अंदर से कैसा व्यक्ति है उससे आप कनेक्ट हो, तो वो अंदर से जैसा है वो जिंदगी भर रह सकता है, लेकिन बॉडी जिंदगी भर एक जैसी नहीं रह सकती। तो उसने यही कहना चाहा कि आपको अगर कोई भी प्यार करे उसे एक्सेप्ट तब करो जब आप अंदर से जैसे हो, आपका जैसा स्वभाव है, आप जैसी थिंकिंग रखते हो, उस चीज को देख के अगर आपके मेल हो रही है विचार तो ठीक है, वरना बॉडी किसी मतलब की नहीं। आपने कई से लोग देखे होंगे, कई शादियां होती है, खूब स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन आपस में नहीं रखते हो रहे हैं। अब वो क्या करे, बॉडी को खाएगा? नहीं। आपके विचार, आपकी सोच, आपकी समझ आपको मैच करनी चाहिए, वरना रोज लड़ाई झगड़े होंगे। आप अगर किसी से इस वजह से इम्प्रेस थे कि वो स्मार्ट लगता है या लगती है, या शादी करी आपने बस फोटो देखा कि यार सलमान की ये तो कैटरीना कैफ लग रही, पक्का बिना मिले ही तुमने शकल देख के कर लिया, वो घर आएगा रोज कल ही से रहे, तो वो खूबसूरती से तुम्हें नफरत हो जाएगी। तो खूबसूरती मायने रखती है, लेकिन थोड़े समय के लिए चलाना है तो खूबसूरती मानती रखेगी। अगर लंबे समय तक चलाना है तो सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर से इंसान कैसा है इसको समझना पड़ेगा। आपने डिसीजन जल्दी लिए, आपके अगर डिसीजन क्विक हुए और आप अंदर समझ नहीं पाए किसी को तो आप परेशान रहोगे। तो उसने यही कहा, विलियम बटलर जी इसके पोइट हैं, उन्होंने यही समझाना चाहा एक लड़की को, अब ये उसकी बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, किसी से ही बहस कर रहा है, दोस्त हो सकती है, बस उसे इतना समझाना चाह रहा है कि सुनो, तो उससे प्यार करना जो तुम्हें अंदर से प्यार करे, जो तुम्हारे येलो हेयर या तुम्हें शकल सूरत देख के प्यार कर रहा है उससे थोड़ा बचना। बेटा तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो बता दो, नहीं शांति से बैठे रहो। समझ में आ गई कहानी? विलियम बटलर ये बहुत बड़े कवि है, एमए लिटरेचर से करोगे तब इनको बहुत पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ये आपकी थी पोएम, समझ में आ गई? चलो अगला आपका चैप्टर 9 है जिसका नाम क्या है, द प्रपोजल। ध्यान से समझना, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर लिखा दूंगा जो भी है। द प्रपोजल एंटोन, अच्छा उस पोएम के क्वेश्चन आंसर आपको परीक्षा लोग, फिर कह रहा हूँ कोई जल्दी मत करना, कोर्स पूरा होने के बाद परीक्षा लोग पढ़ाऊंगा, परीक्षा अध्ययन नहीं, ये फिर तुम रखे बैठे रहोगे सर हमारे में ना तो जवाब क्वेश्चन। इंग्लिश में परीक्षा लोग पढ़ाऊंगा, परीक्षा अध्ययन नहीं इस बार, ठीक है? और अभी लेने की आवश्यकता भी नहीं है, तुम्हें हड़बड़ी मची है फालतू में लेने की, कुछ लोगों ने ले भी ली है। पूरा कोर्स हो जाए सभी टीचर्स का उसके बाद लोग, वरना रखे रहोगे मतलब क्या लेने से, वो तो एक्स्ट्रा है। कोर्स पूरा हो गया अब एक्स्ट्रा है। अभी तुम्हारा ये चैप्टर या ये किताब खत्म होगी, फिर वो वाली किताब चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद ग्रामर के बहुत सारे प्रोर्शन, अभी 4 हुए, टेंस, वॉइस, मॉडल्स, आर्टिकल, 4 पॉइंट हुए। अभी आपके 4 टॉपिक और बचे,
पहले इस किताब खत्म करूंगा, फिर उस किताब को, फिर बचे हुए 4 टॉपिक। समझ में आ गया? चैप्टर का नाम द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चेखोव। अब प्रपोजल के बहुत सारे मीनिंग्स होती है। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? अब प्रपोजल का मतलब होता क्या है, कोई बताएगा? प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। क्या होता है? ठीक है, तो शादी के प्रस्ताव की बात हो रही है। अब कैसे क्या होता है, रूस में जो शादियां होती है उसकी कहानी है, ध्यान दो। अब ये पहले बेटा बातचीत में पहले बता रहे हैं रूस में शादी होती कैसे है, तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, सुनना ध्यान से। डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप रूस के कोई शादी में गए हो, वहां के कोई संस्कृति क्या है, कैसे शादियां होती है, उसके बारे में कुछ पता है? इस आर्टिकल को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिपेयर। बेटा मेरे अलावा आवाज आती है, बहुत गंदा लगता है मुझे। फिर मत कहना मैंने पेन मांगी, झूठी कहा तुमने मुझसे। प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग। ए रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। साधारण सी शादी होती है रशियन वेडिंग। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन। व्यवस्था करनी पड़ती है, रिंग सेरेमनी हो जाती है, बस उसी से शादी होगा, फेरे नहीं होते। दुल्हन ढूंढ लो, कपड़े, कार और रिसेप्शन दे दो, नौता वाली कर दो, शादी हो गई। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। पहले दुल्हन के घर वाले रिसेप्शन का खर्चा उठाते हैं, लेकिन अब ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। पहले केवल दुल्हन या लड़की वाले खर्चा उठाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब आपने अपने यहाँ भी देखा है, क्या करते हैं, लड़की वाले आ जाओ, लड़के वाले एक ही गार्डन से मिलकर कर देते हैं, जो खर्चा आएगा आधा आधा कर लेंगे। उससे क्या है, 2 गार्डन का खर्चा बच गया, और बारात लेके जाते 50,000 रुपये तुम्हारी गाड़ियों में खर्च हो जाते, वो बच गए। तो ऐसा होता था पहले। हाँ, गाड़ी कहीं दूर भी जा रही, ग्वालियर ले जाओगे, 2 बसें कर ली तुमने, तो रहेगी 15, 20, 25,000 की, 50,000 की बसें ही रहेगी 2। तो यहाँ उसकी बात कर रहे हैं कि अब दोनों रिसेप्शन करते हैं, वो अपने रिश्तेदार बुला लेते हैं, वो अपने को, और खर्चा क्या करते हैं। ये रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। 2 दिन चलती है ये शादी। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज वीक। कुछ शादियां 1 हफ्ते की चलती है। द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स। और ये अवसर कुछ ऐसा बनाया जाता है कि कई सालों तक आपको याद रहे। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। सबसे बढ़िया पार्ट होता है इसका क्या, बहुत सारी कार आती हैं इनकी शादियों में। बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम। दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं और दुल्हन के, मीट बिफोर द वेडिंग ए फ्यू टाइम्स। यानी दूल्हा दुल्हन के दोस्त जो होते हैं, दुल्हन की लड़की साथ दोस्त होंगी इतने भी, और दूल्हा के इतने दोस्त होंगे, आपस में पहले मिल लेंगे, फिर बताएंगे रिसेप्शन में क्या क्या करना है, मतलब प्लानिंग के तहत। फिल्मों में देखते नहीं है कि दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, लड़की आगे डांस कर रही है, फिर लड़के वाले आगे डांस कर रहे हैं, फिर जी कर रहे हैं, मतलब एक कंपटीशन सा चलाते हो। पोस्टर्स बनाते हैं, कुछ स्पीचेस लिखते हैं, ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट। आके कोई स्पीच दे रहा है, दुल्हन के बारे में कुछ पुरानी बातें बता रहा है, कोई दूल्हा के बारे में बता रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई डांस कर रहा है, मतलब क्या है, प्रोग्राम में थोड़ा रंग जमा रहे। ऐसा नहीं कि बारात आए, नौता खाओ, फेरे पर ले जाओ, समय ना धीरे से पहले ले जाओ जाए। ऐसा नहीं करना। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, जब दूल्हा दुल्हन को लेने आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, he has to fight to her get her। उस लड़की को ले जाने के लिए उसे लड़ना पड़ता है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। और जो रशियंस लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। और दुल्हन तक पहुंचने के लिए, अब मान लो कोई 6वीं मंजिल पर रह रहा है, तो 6 मंजिल चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों से, बट ईच लिफ्ट से नहीं आना। ये तो रसम है। भी तो पर विवाद है, और 200 जूता पहन के यहाँ कुछ चुरा ले या 100 को तो गो, अरे चुरा तो ले या पूरे ले या जूता, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रसम है जो निभाई जाती है, तो उसको चढ़ के जाना पड़ता है।
बट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन हर मंजिल पे उनकी सहेली खड़ी होंगी लड़कियों की, और वो उनसे कुछ सवाल पूछेंगी। सवाल बता दिया तो आगे चढ़ो, वरना खड़े रहो, फाइन दो, लाओ निकालो। ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो लड़की की जो दोस्त होती है वो सवाल पूछती है, समटाइम्स अबाउट ब्राइड, कभी दुल्हन के बारे में, कभी कोई पहेली टाइप की, मतलब ऐसा क्वेश्चन ज्यादा कठिन भी हो, कुछ बता भी दे, कुछ ना भी बता पाए। एंड गुरु मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। और दूल्हा और उसके 4-6 दोस्त पीछे खड़े रहते हैं, अपना जवाब दें। अगर जवाब सही निकला तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स। अब सवाल भी कैसे होते हैं, मान लो बच्चों के 5 फोटो दिखा दिए, बताओ तुम्हारी वाली कौन सी इसमें। अब वो छोटी सी बैठी है पहचानो। तो तुम शादी करने जा रहे हो, तुम कितना जानते हो, अपने यहाँ का अलग चीज है। अपने यहाँ का सीन क्या है, घर वाले लड़की देखा है, फोटो देख लिया, बस शादी कर लो, ज्यादा हो तुम देख, इतना ही तो होता है। और वहाँ ज्यादातर 95 का 99% लव मैरिज है। तो अगर आपने समय बताया है तो उसके बारे में सबको जानते होगे, तो आपने क्या अभी तक जानते हो बताओ। तो वो वहां पे पूछ लेते हैं। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन और भी होते होंगे। ही मस्ट से विच वन इज ब्राइड, और पूछते बताओ कौन सी दुल्हन है तुम्हारी। इफ ही गेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश मूव अहेड। अगर जवाब गलत निकला तो कैश देना पड़ता कुछ, तब आगे बढ़ते। फॉर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर ए टूर ऑफ द सिटी साइड। अब क्या होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता, और ये जितने भी इनके में मेहमान आते उनको पूरे शहर का भ्रमण कराते कि जाओ तुम घूम के आओ। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। पूरा शहर घुमाते, फिर रिसेप्शन पार्टी में आ जाते सब लोग। कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली। और सभी की टेबल लगी रहती, अपनी अपनी फैमिली के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स इनवाइटेड गेस्ट, इन सबके साथ। रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट टू द कपल। ए वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम वेयर क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और ब्राइड सेज फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल। शुरुआत होती पहले, उसके दोस्त रिश्तेदार सब आते और दूल्हा दुल्हन के बारे में शुभकामनाएं देते, उनकी तारीफ करते, कुछ मजाक भी करते। ऐसे वहां से शुरुआत होती। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन। फिर सबको वाइन हो जाती, कहते हैं चेयर्स, खुशी का साइन। तो सब लोग अपने अपने उठाते गिलास, यानी यहाँ से आपका रिसेप्शन शुरू। ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, एक साथ चेस करते, एक साथ पीते, मतलब शुरुआत करो। द ग्रूम इज देन, अब देखो वहां ये पॉसिबल है कि बियर का गिलास उठा रहे हैं, चेस कर रहे हैं। अपने यहाँ अगर कहा कि सबको मिलेगी तो पेट भर के पिएंगे, फिर वही डले डले गाली देंगे, मार खाएंगे। यहाँ की हालत खराब। पढ़े लिखे समाज में ये सब ये शोभा दे देती है, अपने यहाँ नहीं देंगे, समस्या है। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू, हाँ लोकल की बात। द ग्रूम इज देन आस्क्ड द किस द ब्राइड। फिर लड़का लड़की किस करता है, उनकी शादी, रिंग पहनाई, किस करी, शादी हो गई। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जनरली हैव फन। उसके बाद लोग पीते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेस्ट स्टॉलर। अब ये लो, यहाँ अपने यहाँ चुराया जाता है जूता, वहां दुल्हन चुरा ली। सी डिसअपियर्स। अरे वो ये अपने यहाँ होता पलका के अंदर कमरा में तब जान लेंगे, दो पैसा पहले, वो ऐसे उठा ले गए। When the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. जब दूल्हा दुल्हन को ढूंढता है तो उससे मांगा जाता है कुछ पैसे। Usually it is friend who steal the bride, और वो उसकी दुल्हन की दोस्ती होती है जो उसको ले जाती है। Then there are bride's friends, they steal the bride's shoe. लो जूता चुराई, रूस में भी है। फिर वो उसका जूता चुरा लेते हैं, यानी धुआंधार काटा जाता है दूल्हे को। Groom must pay the money for shoe too. Guests enjoy watching these trustless and continue partying. तो इसको क्या है, सभी दूल्हा दुल्हन के जो रिश्तेदार है देखते हैं और इन चीजों का आनंद लेते हैं। अब सुनना देखा इधर। अब ये आपका प्रपोजल जो चैप्टर दिया गया है उसके बारे में क्या क्या है, कौन कौन से किरदार है, इसको समझेंगे।
द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड ए मैरिज प्रपोजल। पूरा टाइटल इसका क्या था? मैरिज प्रपोजल। चैप्टर में केवल प्रपोजल नाम से दिया गया है। इज ए वन एक्ट प्ले ए फार्स बाय रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेखोव। इट वाज रिटन इन 1880 टू 1889। 1888 से 1809 के बीच में लिखा गया और एक रशियन शादी हुई थी उसके बारे में ये पूरी कहानी बताई गई है। एक प्ले है ये। द प्ले इज अबाउट इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम जो बार बार बगल वाले कुछ ना कुछ बता रहे हो। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। तो जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं, पैसे वाले परिवार होते हैं, उनकी क्या प्रवृत्ति होती है, उनका नेचर, उनका स्वभाव क्या होता है? टू सीक टाइज विद अनदर वेल्दी फैमिलीज। फिल्मों में भी देखा होगा, पैसे वाला है तो अपनी लड़की की या लड़के की शादी पैसे वाले खानदान से ही करेगा। और वो शादी नहीं कर रहा, वो शादी में भी बिजनेस डील कर रहा है कि फलाने से अपन शादी कर दे तो उसकी बेटी से आगे की बिजनेस डील हो जाएगी 100 करोड़ की। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? शादी नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस डील कर रहे हैं शादियों में भी। टू इंक्रीज देयर स्टेट्स, अपनी संपदा बढ़ाने के लिए, बाय इनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। और ये अब से नहीं चली आ रही, कई सालों पहले से चली आ रही है। राजा की इतनी सारी रानियां क्यों होती थी? किसी भी राज्य में गए, उसकी लड़की शादी कर ली, लोग रिश्तेदार बन गए। वो ज़्यादा क्यों पर करता था? संबंध बढ़ाते थे अपने के, ज़रूरत पड़ने पे सब राज्य के राजा हमें मदद देने आएंगे। और लड़की का बाप इसलिए कर देता कि ज़रूरत पड़ने पे ये हमारी मदद करेगा। तो यानी शादियाँ किस वजह से हो रही थी? बिजनेस के तौर पे। इवान लोमोव, इसमें कहानी में मेन किरदार कौन है? इवान लोमोव, ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबकोव। ये रूस के बेटा नाम है, ऐसे ही मिलेंगे। इवान लोमोव पड़ोसी है किसका? स्टेफन चुबकोव का। और ये भी धनी है। स्टेफन चुबकोव भी पैसे वाला है, इवान लोमोव भी पैसे वाला है। कम्स टू सीक हैंड ऑफ चुबकोव्स 25-year-old डॉटर नटाल्या। और इवान लोमोव आता है रिश्ता, प्रपोजल लेकर, किसके लिए? जो किसकी लड़की है? स्टेफन चुबकोव की। ठीक है। ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल, और तीनों ही लोग, क्वेरलसम का मतलब था झगड़ालू। इनका स्वभाव है छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं। एंड दे क्वेरल ओवर पैटी इश्यूज। पैटी इश्यूज मतलब छोटे छोटे मुद्दों पे आपस में क्या करते हैं? लड़ते झगड़ लेते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल द क्वेरलिंग। इनमें कोई लड़ाई हुई है और लड़ाई के पीछे भूल ही गए कि ये प्रपोजल लेके आया था। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल। ये लेकिन बात क्या है? समस्या शादी की नहीं है, इन्हें अपना बिजनेस भी देखना है, पैसा भी देखना है। उस वजह से शादी वापस में होती है कि नहीं, ये अपन चैप्टर में पढ़ेंगे। कैरेक्टर की बात करो, इतने बड़े बड़े नाम हैं, शॉर्ट में बोले जाएंगे। स्टीफन स्टेपनोविच चुबकोव, शॉर्ट में से क्या बोलेंगे? नटाल्या स्टोपनोवना, इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्या? इवान वेस्लिविच लोमोव, इसे क्या बोलेंगे? तो 3 लोमोव पड़ोसी है, नटाल्या लोमोव की बेटी है। ये 3 कैरेक्टर, इनके पीछे इर्द गिर्द पूरी कहानी अपनी घूमती रहेगी। अब इस कहानी में क्या होता है वो तो